136 molar solubility of AlOH thrice and increased in presence of। तो सॉलिडिटी का फंडा क्या है? कॉमन आयंस की प्रेजेंस में सॉलिडिटी क्या होती है? कम। कॉमन आयंस की प्रेजेंस में सॉलिडिटी क्या होती है? कम। लेकिन अगर वहां पर क्या हो जाए, रिएक्शन, तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर रिएक्शन हो जाए तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो AlOH थ्राइस एम्फोटेरिक होता है। समझ में आया? एम्फोटेरिक है, एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी करेगा। टिपिकल क्वेश्चन है जरा। तो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी करेगा। तो अगर HCl डालोगे तब भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। NaOH डालोगे तब भी रिएक्शन होगी, NaOH के साथ बना लेंगे ना, Na प्लस AlOH 4 माइनस, HCl के साथ क्या बना लेगा? AlCl3। तो दोनों की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सॉलिबिलिटी में जरा ध्यान रखा करो, ये बात देखने में कॉमन आयन जैसा लग रहा है, लेकिन जरा ध्यान से रखने वाली बात है कि अगर तुमने क्या करा, कुछ भी ऐसा ले लिया एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस को अगर एसिड में डालोगे तो भी ज्यादा डिजॉल्व होगा, बेस में डालोगे तो भी ज्यादा डिजॉल्व होगा, क्योंकि सॉल्ट बना लेगा वहां पर। 137 4% आयनाइज एट 0.1 मोलर, परसेंटाइज आयनाइजेशन इज 1% इन प्रेजेंस ऑफ HA ऑफ। मतलब तुम्हें अल्फा को रिलेट करना है ना कंसंट्रेशन से। याद आ रहा है? अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√C। याद आया? तो अल्फा और √C का रिलेशन होगा, मोनोबेसिक एसिड ही है। लगा दो। अल्फा पहले कितना? 4%, मतलब कितना? 0.04। सेकेंड केस में कितना? 0.01। राइट। अंडर रूट उल्टा लगेगा, अल्फा √C के उल्टा, तो नीचे वाले का ऊपर उल्टा आएगा, तो C2 ऊपर आएगा जो चाहिए तुम्हें, अपॉन पहले वाले का कितना दिया? 0.1। उल्टी दिखनी चाहिए ना कंसंट्रेशन। सॉल्व कर लो। क्या है? तो पॉइंट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दूं 16 C2 अपॉन 0.1, तो C2 कितना आएगा? 1.6 मोलर। C2 कितना हो जाएगा? 1.6 मोलर। सेकंड हो गया आंसर। ठीक है। मिनिमम पीएच का तो सब्सटेंसेस अगर अलग अलग हो तो पहले क्लासिफाई कर लिया करो कौन क्या है। तो पहला क्या है? CH3CONA, salt of weak acid strong base, behaves like what? Weak base. NH4Cl, salt of weak base strong acid, काम का कौन होता है? NH4 प्लस। इसमें काम का कौन है? CH3CO माइनस। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के आयन, मैंने कहा ना सॉल्ट अगर हो तो आयन से फोकस क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के आयन कुछ नहीं करते, तो या Na प्लस बेकार या Cl माइनस बेकार। NH4 प्लस क्या? वीक एसिड है। NH4OH का कंजुगेट है। NH4OH क्या है? वीक बेस। तो ये क्या है? वीक एसिड। न्यूमेरिकली कॉन्जुगेट है, थ्योरेटिकली नहीं। याद आ गया होगा। सेकंड थर्ड क्या है? वही NH4 ऑल्टो, यहां भी काम का NH4 प्लस है, तो वीक किसकी तरह बिहेव करेगा? वीक एसिड। Na2SO4 न्यूट्रल, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर पूछता मैक्सिमम पीएच मतलब मोस्ट बेसिक, तो बेसिक तो यही है, तो मैक्सिमम पीएच तो ये हो जाता, लेकिन पूछा नहीं है। पूछा क्या? मिनिमम पीएच। मिनिमम पीएच मतलब एसिडिक। तो दो ऑप्शन है, मिनिमम पीएच में दो ऑप्शन है। अब इनमें से जो ज्यादा एसिडिक उसका पीएच कम। तो नेचर तो दोनों जगह सेम है, NH4 प्लस, कंसंट्रेशन ज्यादा एसिड की। एसिड कौन है यहाँ पे? NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस ज्यादा तो मोर एसिडिक। तो NH4 प्लस यहाँ ज्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर यहाँ NH4 प्लस C है तो यहाँ NH4 प्लस 2C होगा। कंसंट्रेशन ज्यादा एसिड की तो मोर एसिडिक, मोर एसिडिक मतलब लेस पीएच, तो लीस्ट पीएच किसका होगा? अमोनियम सल्फेट का। क्लास में कराए हुए क्वेश्चन ही हैं सब। 139 HH और Cl की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन और HCl दिया है। सिंपल क्वेश्चन है। तो रिएक्शन किसकी लिखोगे? फॉर्मेशन की। कहा था ना बॉन्ड एनर्जी तो फार्मूले में यूज होगा। तो रिएक्शन HCl गिव्स, मतलब किससे बनेगा? हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। ये वो ना रिएक्शन, गैस है ना सारे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है? -91। हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रिएक्टेंट टू एटम्स माइनस प्रोडक्ट टू एटम्स। सारे गैसेस हैं तो सिर्फ बॉन्ड एनर्जी यूज होती है। तो H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 430, हाफ मोल है, 430/2 प्लस Cl2 की कितनी? 242 है, तो 242/2 हाफ मोल ये भी है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, एक ही बॉन्ड है ना,
सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम है, इसको इधर ले आओ, उसको उधर लेके जाओ, सॉल्व करो। अच्छा 215 प्लस 121, ये प्लस उधर जाके 91, तो सही है, फोर्थ हो गया आंसर। मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू रटना ही था, निकाल तो लोगे नहीं, तो याद करवाया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अगर है तो कार्बन बढ़ने के साथ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या हीट ऑफ कंबस्शन बढ़ता है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। मैक्सिमम किसकी लिखवाई थी? मीथेन की। नॉट ए स्ट्रेट लाइन कर्व, तो P इक्वल टू क्या है? RT बाई V, 1 बाई V को x लोगे तो x की पावर 1 हो गया, 1 बाई V को x कह रहे हो ना, तो x की पावर 1 आने का मतलब क्या? y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन हो गया। P वर्सेस रो, तो P को एक तरफ करूं, PM इक्वल टू क्या होता था? रो RT ना, तो रो RT अपॉन m, यही था ना तरीका कर्व्स बनाने का, कि सीधा फंडा होता है कि जिसको y मानना है उसको एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। अब जिसको x कहना है उसको x कह लो, ये x है, तो फिर से वही आ रहा है y इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन है। रो वर्सेस t, रो को एक तरफ करूं तो रो इक्वल टू PM अपॉन RT, तो रो वर्सेस t को x कह रहे हो, t को x कह रहे हो तो x तो नीचे आ गया, तब तो 1 अपॉन x हो गया, 1 अपॉन x तो हाइपरबोलिक बनता है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। थर्ड PV वर्सेस P, स्ट्रेट लाइन, PV तो कांस्टेंट रहता है, PV तो P के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेट लाइन है। 142, the maximum number of covalent bonds formed by p block elements is equal to the number of valence electrons, और valence electrons मतलब कौन? s और p मिलाकर, p ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में s और p दोनों यूज होते हैं। बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p1, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 2s2 2p3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो अलग बात है कि सेकेंड पीरियड एक्सेप्शन होता है इनमें, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो नीचे वाले मैक्सिमम मतलब जितने भी मैक्सिमम कह रहे हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं ना सल्फर तो 6 तक बना सकता है, ऑक्सीजन नहीं बना सकता, तो सेकेंड पीरियड एक्सेप्शन है, लेकिन उसने तो मैक्सिमम लिमिट पूछी है ना, तो ये मिनिमम एंगल, ये भी सुना हुआ क्वेश्चन है पहले। OH और NO2 में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंट्रा हो गई तो पास आ गए तो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा, बाकी दोनों में रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल 60 से ज्यादा, ऑर्थो पे वैसे 60 कहते हो, लेकिन सेकंड और थर्ड में रिपल्शन की वजह से 60 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट में इंट्रा मॉलिक्यूलर की वजह से पास आने की वजह से एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम, तो एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा, तो फर्स्ट में बॉन्ड एंगल जो होगा वो मिनिमम होगा ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Which of the following triads have approximately equal size? तो ये देखते समझ में आ गया होगा, निकेल, कोबाल्ट और आयरन होता है, मैग्नीज के बाद साइजेस अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाते हैं और लास्ट में जाके फिर बढ़ जाते हैं, डेटाबेस है, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं। 145 तो करा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा सरकमफ्रेंस पूछिए, सरकमफ्रेंस नहीं की लेकिन सिंपल है। सरकमफ्रेंस क्या? 2πr, थर्ड ऑर्बिट की मतलब 2πr3, तो थर्ड ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस चाहिए तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालनी थी, r प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n²/z, z तो कांस्टेंट मानोगे, मानना ही पड़ेगा ना, जब कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन, वैसे लिखा होना चाहिए था नाम एटम का, नहीं लिखा है मतलब कांस्टेंट मानोगे, तो प्रोपोर्शनल टू n², r3/r1 इक्वल टू 3²/1², तो r3 कितना हो गया? 9x, 9x पुट कर दोगे तो सरकमफ्रेंस कितनी आ गई? 18πx। तो आसान है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल कितने होते हैं? 12+1। हार्डनेस इन वाटर सैंपल इज 300 ppm, हेंस मोलैरिटी, ppm से मोलैरिटी निकालनी है, तो क्या था? 300 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ वाटर, और हार्डनेस के केस में वाटर बोलो या सॉल्यूशन बोलो एक ही बात हो जाती है, मान लीजिए हार्डनेस के केस में वाटर और सॉल्यूशन एक ही बात रहती है। करवाया था, निकलवाया था क्वेश्चन। मोलैरिटी तो ऊपर क्या? मोल्स, 300/100 मोल्स ऑफ CaCO3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वाटर का सीधा फंडा होता है जितने ग्राम उतने मिलीलीटर, मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर, तो 0.10⁻3, 0.003 ppm से एक टर्म से दूसरे टर्म बनाने का तरीका यही होता है ना, कि पहले डेटा एज्यूम करते हैं, तो मान लिया मैंने 300 ग्राम CaCO3 इन 10⁻6 ग्राम वाटर, सॉल्यूशन होता है ना, वैसे 10⁻6 ग्राम क्या होता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, लेकिन जब हम डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं तो इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो, कि सॉल्यूशन बोले या वाटर बोले एक ही बात है, उसकी डेंसिटी क्या मान सकते हैं? वाटर के बराबर, तो 10⁻6 ग्राम मतलब 10⁻6 cc, मतलब 10⁻3 लीटर।
तो जब डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात हो रही है वाटर में, तो तुम सॉल्यूशन ऑफ वाटर एक ही बात मानते हो हमेशा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइज्ड पर मोल ऑफ KMnO4, पर मोल ऑफ KMnO4 अगर कह रहे हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पूछ रहे हो। तो मैक्सिमम मतलब क्या, जिसके लिए एन फैक्टर मैक्सिमम, मोल फिक्स है तो इक्विवेलेंट्स डिपेंड किस पे करेंगे, एन फैक्टर पे। एन फैक्टर मैक्सिमम तो इक्विवेलेंट्स भी क्या आएंगे, मैक्सिमम होंगे ना, मैक्सिमम। तो कौन से मीडियम एन फैक्टर मैक्सिमम है इसका, एसिडिक में। एसिड में 5 कहते हो ना एन फैक्टर। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में क्या बोलते हो, 3। बेसिक का मतलब डायल्यूट बेसिक मानते हैं, तो डायल्यूट बेसिक या न्यूट्रल मीडियम दोनों केसेस में MnO2 बनाते हो, एन फैक्टर 3 लेते हो। प्रोटेक्टिव सॉल्ट्स आर ऑब्वियसली लायोफिलिक। 150 A is the initial concentration, A minus is the concentration of A after time t, then rate constant is given by। अगर खाली पावर देख लेते, तुमसे क्वेश्चन पूछने का पर्पज पूरा रिलेशन बनाना होगा ही नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी सिखाई थी। तो कंसंट्रेशन और टाइम के रिलेशंस में क्या निकल के आता था के साथ, कंसंट्रेशन की पावर उल्टा आता था 1 माइनस एन। तो 1 माइनस एन का लॉजिक लगा लेते तो काम चल जाता। रेट जो होते हैं कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन के प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधे कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन सोचते तो एन कितना दिख रहा है, 3। तो कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन मतलब कितना, 1 माइनस 3, तो कंसंट्रेशन पावर -2। कंसंट्रेशन पावर -2 मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन स्क्वायर। तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन स्क्वायर के टर्म्स केवल सेकंड में है, तो सिर्फ कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन की प्रोपोर्शनैलिटी अगर लगा लेते कि हाफ लाइफ जो होती है वो कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन के प्रोपोर्शनल आती है, तो टी को जब चाहोगे टी हाफ रखोगे तो कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन के टर्म्स लिखने चाहिए। तो कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन कब आ रहा है, केवल सेकंड ऑप्शन में। पूरा करना है तो मैं लिखने को लिख देता हूं, करना क्या, लेकिन dx बाई dt इक्वल टू क्या, k a क्यूब दिख रहा है। तो dx बाई dt मतलब क्या, रेट। तो da बाई dt बोलो या dx बाई dt बोलो, एक ही बात होगी। तो da बाई dt करके एक्सप्रेशन बनाया जाता है, तो इसको जब बोलोगे तो क्या कहोगे, a क्यूब नीचे लाओगे, da बाई a क्यूब इक्वल टू k dt। da बाई a क्यूब बोलोगे, इंटीग्रेशन कराओगे तो 1 अपॉन a क्यूब का इंटीग्रेशन कराओ तो a की पावर -3 वही आएगा, a की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 आ रहा ना, a की पावर -2। बस उसको देखते हैं, आंसर टिक कर दो। पूरा सॉल्व करना ही मत, तुम्हारे कोर्स में इंटीग्रेशन नहीं है, फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे कि तुम्हें प्रॉपर इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़े। तुम केवल प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर लो डायरेक्ट, तो तुम्हें डायरेक्ट पता था कि कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन के टर्म्स आते हैं, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में लॉग का फर्क तो तुम्हें याद ही है, बाकी किसी के भी लगाना है तो कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन के टर्म्स आएंगे। 151 N is the fermentation of sugar is an enzymatic solution that is initially 0.12 molar. The concentration of the sugar is reduced to 0.06 molar in 10 hours, 0.03 molar in 20 hours। मतलब यहां से यहां भी 10 hours। सिंपल क्वेश्चन। वैसे ही तुम्हें याद होना चाहिए, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस आर जनरली ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर। लिखिए स्टेटमेंट। 0.12 से 0.06 हाफ होने का टाइम 10 घंटा, फिर से हाफ होने का टाइम 10 घंटे, टोटल है ना 20 घंटे, तो फिर से हाफ। तो अगर हाफ होने का टाइम कांस्टेंट हो जाए इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डायरेक्ट आंसर। तो हाफ लाइफ रिलेट करानी। 152 रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब पक्का x इक्वल टू वाई होगा। रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर पोटेंशियल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब आंसर फर्स्ट या थर्ड में से कुछ होगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी डिपेंड करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो N2 इक्वल टू 2N1, मतलब थर्ड होगा आंसर। 153 ई सेल 0 दिया है, ई सेल भी 0 है, ई सेल 0 है मतलब Q1 है। पहली रिएक्शन क्या, H2 gives 2H+, ठीक, ऑक्सीडेशन, XATM,
ये कितना 0.01 मोलर। दूसरी रिएक्शन क्या है 2H प्लस गिव्स H2 राइट 0.1 मोलर और YATM। नेट रिएक्शन दोनों को ऐड करके लिख लोगे अपने आप, दिख रहा है ना, वरना लेफ्ट राइट कौन कौन। तो Q इक्वल टू 1 होगा तभी तो E 0 होगा, क्योंकि E नॉट तो वैसे ही 0 होता है। हाइड्रोजन सेल का E नॉट तो पहले भी तो कंसंट्रेशन सेल है, E नॉट तो 0 है। E 0 होने का एक ही फंडा है कि E अगर 0 है मतलब Q 1 है। Q लिख लो प्रोडक्ट्स में कौन H प्लस स्क्वायर मतलब 0.01 स्क्वायर इंटू कौन आएगा Y, प्रोडक्ट्स में दोनों आएंगे, अपॉन रिएक्टेंट्स 0.1 स्क्वायर इंटू X इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। तो ये कितना हुआ x अपॉन y इक्वल टू 0.01 हो गया, सॉल्व कर लो। 154 वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन फॉल्स इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन बाय एंट्रोपी इफेक्ट। सीधा फंडा है, याद ही करना होता है ये बात तो तुम्हें याद करवाई जाती है कि इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन किससे दिया जाता है, एंट्रोपी से। 155 each rubidium halide crystallizing in NaCl मतलब rock salt type structure has a unit cell length 0.3 angstrom greater than that of corresponding potassium salt of the same halogen, hence ionic radius of Rb plus। ठीक है, क्या कह रहा है वो, एज लेंथ होता ना R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू A/2, याद है। तो A इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ R प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ R माइनस कह सकते हो। केटायन आयन की रेडियस से तो रिलेट करना है, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है। तो अगर A फॉर RbCl कह रहे हो माइनस A फॉर KCl कह रहे हो, तो A का जो डिफरेंस आएगा उसमें एनाइन तो कॉमन है, तो एनाइन की रेडियस का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो इन दो का डिफरेंस अगर निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ R ऑफ व्हाट, R प्लस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ व्हाट Rb प्लस माइनस रेडियस ऑफ K प्लस। समझे बात, नहीं समझे, ध्यान से देखो। एज लेंथ का डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंस, इसमें ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट है दोनों में। तो ट्वाइस ऑफ केटाइंस की रेडियस का डिफरेंस, तो केटाइंस की रेडियस के डिफरेंस का जो ट्वाइस होगा वो एज लेंथ का डिफरेंस होगा। तो देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ तुम्हें 0.3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, तो इधर ले जाते हैं चलो, रेडियस ऑफ Rb प्लस पूछा है माइनस ट्वाइस ऑफ K प्लस, है ना। तो 2 तो इधर ले आए, तो माइनस K प्लस कितना है 1.33, इधर आ जाएगा 0.33 प्लस 0.15 1.48, फोर्थ हो गया आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। एज लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन तो होगा, तो ये बात सोचनी थी बस, ये डिफरेंस दिया था लगा दिया। 156 में मैं कुछ नहीं कर सकता, याद करो, नहीं याद है रटो। 157 में फिर वही एक कॉलम 1 कॉलम 2 करेक्ट ऑप्शंस, सारी स्ट्रक्चर्स है एसिड के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। 158 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव, रटना होता है। नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव। HI का भी रटवाया था, NCl3 रटवाया था। ओजोन का भी पता है तुम्हें, O2 का 0 मानते हो, और ओजोन क्या होती है लेस स्टेबल, ऑब्वियसली ओजोन का क्या पॉजिटिव। When Cl2 is passed through hot and concentrated solution of KOH, the compound formed is obviously KClO3 और KCl दो बनते हैं ना। क्या होता है डिस्पोजिशन, Cl2 और जो है NaOH KOH मतलब बेसिक मीडियम में क्या देती है डिस्पोजिशन। हॉट एंड कंसंट्रेटेड होता है तो ClO3 माइनस और Cl माइनस, डाइल्यूट एंड कोल्ड होता है तो Cl माइनस एंड ClO माइनस। तो यहाँ पे ClO3 माइनस बनना था, सेकेंड होना था आंसर। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिलेट्स टू, पता ही होना चाहिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग और कैल्सिनेशन इज यूज्ड, कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट, मतलब सल्फाइड छोड़ के कोई भी कह लो। तो पहला क्या है, और कार्बोनेट ये ना ZnCO3, सेकंड कॉपर पायराइड CuFeS2 सल्फाइड है, सिनेबार सल्फाइड है, HGS, गैलेना PbS सल्फाइड है, तो बाकी 3 सल्फाइड है, उन सबके लिए क्या यूज होता है रोस्टिंग। तो पहले वाले के लिए क्या यूज होगा कैल्सिनेशन। 162 लिखवाया हुआ है यूपीएससी ने मैजिस्ट्रेट, C5H5 पता है क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, याद आ रहा है, सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस, फेरोसिन, तो फेरोसिन है ना ये, तो बिस आएगा ना, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आयरन 2 क्योंकि C5H5 पे -1 होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है तो -1 है, तो 2 पे -2 हुआ तो आयरन पे +2 हुआ, तभी तो नेट 0 आएगा चार्ज।
तो आयरन 2 आएगा। तो सिंपल था, पहली बात तो बिस देखते ही हो गया था, मतलब ऑप्शन बहुत घटिया थे एक्चुअली, ये कह लो। 163 मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 भी है, मतलब 2 एम्पेयर। तो तुम्हें चेक करना है 2 एम्पेयर किसमें है, देख लो भाई। H2O होल 6 3+ है, मतलब V3 प्लस है। V3 प्लस का कन्वर्जन हुआ 3D2, और ऑब्वियसली D1 D2 D3 में लो स्पिन हाई स्पिन कुछ होता नहीं है। D2 मतलब 2 एम्पेयर रहने ही, नीचे आएंगे ना दोनों T2G में, तो 2 आएंगे ही, पहला ही हो गया तो आंसर। तो आसान है। Cr3 प्लस मतलब 3D3, 3D3 मतलब पक्का 3 एम्पेयर, कोई लेकिन तो क्या फर्क पड़ता है, D1 D2 D3 में लो स्पिन हाई स्पिन नहीं होता है। Cu2 प्लस थर्ड जो है, थर्ड Cu2 प्लस है ना, हाँ Cu2 प्लस मतलब 3D9, D8 D9 D10 में भी कुछ पंगा नहीं। D9 में 4 का केस है ना, 4 में D9 पक्का एक ही एम्पेयर हो सकता है। MnCl4 2 माइनस, तो Mn2 प्लस है। Mn2 प्लस में ये क्या है, 3D5 हो ना, Mn2 प्लस में 3D5 है, तो Mn2 प्लस 3D5, हाँ 3D5 ऑब्वियसली क्या है, हाई स्पिन है, D5 में हाई स्पिन ही है, तो क्या होगा, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है, ये उल्टा होता है ना इसमें, उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन 5 एम्पेयर ये तो पक्का है ना। D5 हाई स्पिन लिखवाया था टेट्राइडल, D5 हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन, D0 D10, ये सब क्या बनाते हैं, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेस। या D8 हाई स्पिन, केसेस याद करो, तो टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है फोर्थ। अगर कोई पूछ रहा था स्क्वायर प्लेनर है टेट्राइडल, यही अगर मैं D4 हाई स्पिन कर देता, यही अगर मैं D4 हाई स्पिन बोल देता तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता। अगर मैं ऊपर कर देता 1 माइनस Mn3 प्लस हो जाता। Mn3 प्लस अगर D4 होता तो D4 हाई स्पिन जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर का केस लिखवाया था मैंने, है ना, अनसिमेट्रिक इजी फिलिंग स्क्वायर प्लेनर। डेल्टा फॉर टेट्राहेड्रल और डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल को रिलेट करना था, तो इक्वेशन था डेल्टा T इक्वल टू 4y9 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो। पहले वाला जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो दूसरा है वो टेट्राहेड्रल है, तो सीधे 4y9 टाइम्स ऑफ 18,000 करना था, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। 165 विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, तो ये तो तुम्हें याद ही हो ना, इस ब्लॉक का क्वेश्चन है। डायरेक्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो है वो कलर शो नहीं करते इस ब्लॉक में, बाकी सब बंसन फ्लेम में कलर शो करते हैं, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि बंसन फ्लेम की प्रेजेंस में वो आयनाइज नहीं होते हैं। इसलिए बेरिलियम या मैग्नीशियम कह लो या उनके सॉल्ट्स कह लो, वो बंसन फ्लेम में कलर शो नहीं करते हैं। तो बाकी तीनों तो इस ब्लॉक के सॉल्ट ही हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम वाले बोलने तो कलर नहीं देते। ठीक है, करो रिवाइज भाई सब। क्वेश्चन नंबर 166, एक हेलोजनेटेड बेंजीन दी हुई है हमें इस तरीके की। इसमें क्या है कि हमें जो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो नंबरिंग तो इनमें से ही इससे या इससे स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर हम ये 1 2 3 में ले लें या इधर 1 2 3 में ले लें तो वो लोएस्ट नंबर है और उसकी पोजीशन दूर है। अगर इसको बन दें हम तो जो आइडो है आई से शुरू होगा, इसको बन दें तो क्लोरो सी से शुरू होगा, और सी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इस हिसाब से हम इस टाइप की नंबरिंग कर देंगे। तो लोएस्ट लोकेंट है, ये नहीं करना कि बी आर को फर्स्ट दे दिया, बी आर को फर्स्ट दे दोगे तब तो सेकंड के बाद अगला नंबर तो बहुत दूर होगा, और हमें लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना होता जो सबसे छोटे नंबर हो। तो उस हिसाब से 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आइडो बेंजीन है, मतलब सेकंड आंसर है। 167 में जो कंपाउंड दिया है आपको इस तरीके का, तो इन दोनों में ये 1 है, इन दोनों में ये 1 है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल, जो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है कि पहले जस्ट अटैच का एटॉमिक नंबर देखो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नेक्स्ट अटैच का देखो, तो CLH में Cl फर्स्ट है, और ये आएगा HHC, वो आएगा HHH, तो ये फर्स्ट है। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है तो ये E टाइप का हुआ, क्योंकि 1 1 अपोजिट है। इसमें सिस ट्रांस तो लग नहीं सकता क्योंकि चारों ग्रुप अलग है। 168 में कह रहा है कि इनमें से कितनी रिएक्शंस है जो कार्बोकैटाइन बना सकती हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है
क्लोराइड दिया है, लीविस एसिड दिया है, तुरंत एरोमेटिक कैटाइन बन जाएगा, जैसा कि फ्रेडेल क्राफ्ट में बनता है AlCl3 में। तो जैसे AlCl3 लीविस एसिड है, वैसे ही FeCl3, ZnCl2, AsCl3, AsCl5 या SbCl3, SbCl5, ये सब के सब लीविस एसिड होते हैं कार्बोकैटाइन। जो बी रिएक्शन लिखी है इसमें सोडियम मेटल लिखी है THF में, तो सोडियम तो एसिडिक H को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी, तो फिर ये बनेगा। ये तो एनाइन है, ये भी एरोमेटिक है वैसे, लेकिन वो कैटाइन पूछ रहा तो ये तो नहीं है। अगर हमें ये ब्रोमो दिया है और फिर लिखा है H2O, तो तुरंत आयोनाइज होगा, क्योंकि ट्रोपिलियम कैटाइन एरोमेटिक होता है। और HNO2 जो है वो भी कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म लगाता है। तो जो HNO2 दिया है, देखो पहले में क्या है, कार्बोकैटाइन बन गया ये, दूसरे में H+ निकालना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम मेटल H+ को न्यूट्रलाइज करेगी, तो ये एरोमेटिक बनेगा। जो C दिया हुआ है उसमें आपने Br+ निकाला, तो स्पेसीज एरोमेटिक है, मतलब ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। लेकिन जब ये कैटाइन बनाएगा तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक पूछ रहा है तब तो 3 रिएक्शन में बना है। कार्बोकैटाइन अगर पूछ रहा है तो सिर्फ इसमें काउंट होगा, इसमें कार्बोकैटाइन भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकैटाइन एंटी एरोमेटिक है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में तो बस एरोमेटिक स्पेसीज पूछी है, ये 3 एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि किसमें कार्बोकैटाइन बनेगा, उसमें ध्यान रखना है कि कार्बोकैटाइन ये तो काउंट होगा क्योंकि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक भी काउंट होगा, लेकिन जो एंटी एरोमेटिक बना रहा होगा वो काउंट नहीं होगा। तो अगर इस मैकेनिज्म में पूछता कार्बोकैटाइन कितने में बनेगा, तो इसमें और इसमें बनेगा 2 में। अगर पूछता कार्बेनाइन किसमें है, तो इसमें। अगर पूछे एरोमेटिक तो ये तीनों, अगर पूछे एंटी एरोमेटिक तो ये है। तो इस तरीके से कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आंसर हुआ 3rd। 169 में कह रहा है कि जो pH रेंज 2 to 4 और 9 to 11 है, इसमें जो ज्विटराइन या कोई अमीनो एसिड दिया है, इनमें से कौन कौन सा है जो एग्जिस्ट करेगा। तो देखो मान लो ये कोई अमीनो एसिड दिया है, अगर एसिडिक मीडियम है तो एनिलीन का एमीन का एमिनियम बन जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम है तो NH2 एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा CO-। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का pH है तो फिर ज्विटराइन बनता है, लेकिन हमसे सिर्फ एसिडिक और बेसिक में पूछा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड मतलब A और B सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 170 में जो दिया है वो एक बेंजीन का कंपाउंड है जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, एरो पर लिखा है OH-, तो ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है, जिसमें एक का सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा और दूसरे का अल्कोहल बन जाएगा। इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, एक ही कंपाउंड में 2 CHO है, तो 3rd सही है। 171 में कह रहा कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो इस कंपाउंड में, एक तो ये sp है, ये sp है, इधर है, इधर है, ये 4 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी 3rd ऑप्शन सही है। 172 में कह रहा कि 2 एनांशियोमर हैं, एक 85% है, एक 15% है। तो 15% जो है वो कम है, तो वो 85 के 15 को ही न्यूट्रलाइज कर देगा, रैसेमाइज कर देगा, तो फिर बचेगा सिर्फ 70%, क्योंकि इसका 15 और डेक्स्ट्रो का 15, लीवो का 15 मिलके जो है वो तो रैसमिक मिक्सचर हो गए 30, तो 70 जो बचा
वो एनांशियोमेरिक एक्सेस। एनांशियोमेरिक एक्सेस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि रैसेमाइज जितना हो गया, जो बच गया एनांशियोमर उसी को कहते हैं एनांशियोमेरिक एक्सेस। तो 70%। 173 में कह रहा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन ऑन हीटिंग विद AlCl3 एंड HCl प्रोड्यूसेस। तो 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन है, ये। अब ये कह रहा है कि एनहाइड्रस ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl प्रोड्यूसेस। तो ये जो कंपाउंड दिया है 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हीटिंग का, तो 1,4 जो डाई मिथाइल बेंजीन है इसका अगर हम क्लोरीनेशन करें, क्वेश्चन में बस इतना पूछा है कि 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन से क्या बनेगा। तो अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे FeCl3 डार्क, तो एक ही प्रोडक्ट बन पाएगा। बस प्रोडक्ट का नंबर पूछा है, सिर्फ कह रहा है इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें सिंपल बात है कि CH3 पर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये कैटाइन मैकेनिज्म है, तो फिर इन चार में से चारों जगह सेम है क्योंकि ग्रुप सेम है, तो फिर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकंड में देखो लिखा है 1 प्रोडक्ट, यही सही है। क्वेश्चन बस इतना सही है कि 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन में Cl2 AlCl3 या Cl2 FeCl3 डार्क, वो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्लोरीनेशन कितने प्रोडक्ट बनाएगा। 174 में कह रहा है कि मिथाइल ट्राईक्लोरोएसीटेट, जो मिथाइल ट्राईक्लोरोएसीटेट है, कह रहा है कि जब सोडियम मेथॉक्साइड इसमें हम यूज करेंगे तब क्या होगा। मतलब RONA या कोई CH3ONA। तो ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल क्लोरोफॉर्म की तरह होती है। जैसे क्लोरोफॉर्म में हम लोग कोई बेस मिलाते हैं KOH RONA टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो हमें पता है कि ये बन जाता है अपना डाइक्लोरोकार्बीन। तो उसी तरीके से जो रिएक्शन दी है, तो जो रिएक्शन दी है वो सबसे पहले तो इस तरीके से अटैक करेगी, CCl3 ग्रुप बाहर निकल आएगा और CCl3 ग्रुप ही CHCCl2 में कन्वर्ट होता है। मतलब ये कार्बीने का ही एक मेथड है, और जो ट्राईक्लोरोएसीटेट दिया हुआ है उससे कार्बीन बनाने की एक सिंथेसिस है बस। तो उसी के हिसाब से इसका हम आंसर टिक कर देंगे। ये आपको याद रखना होगा कि एक कार्बीन मैकेनिज्म बनाने का एक तरीका है। अच्छा, वैसे भी अगर हम दूसरी रिएक्शन ले लें तो कार्बीन बनाने के जो मेथड होते हैं मैं आपको फिर याद दिला दूं। एक तो CH2Cl2 में जिंक मिलाने से CH2 बनती है, CH2Cl2 में KOH मिलाने से CHCl बनती है, अगर CHCl क्लोरोफॉर्म से बनाएं तो क्लोरोफॉर्म में जिंक मिलाने से CHCl बनती है, KOH मिलाने से CCl2 बनती है, जो पिछले साल नीट का क्वेश्चन था। इसके अलावा डाई है जो मीथेन जो होती है और कीटीन होती है, जैसे ये कीटीन है ये भी हीट करने से कार्बीन बनाती है। और इसके अलावा डाई है जो मीथेन से बनती है। ये जो मेथड है ये कार्बीन बनाने के मेथड है। अब कार्बीन बनाने के मेथड है तो हमने तो इतने ही मेथड पढ़े हैं ये वाले, लेकिन ये जो नया दिया हुआ है कि मिथाइल ट्राईक्लोरोएसीटेट, ये मैंने आपको समझाया कि ये भी उसी तरीके से रिएक्शन करता है CH3ONA।
तो जो माइनस है वो अटैक करेगा पहले, और इसके बाद जो CCl3 निकलेगा उसी से कार्बीन बनती है। तो ये एक नई रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। 175 में कह रहा बेस्ट रिएजेंट फॉर न्यूक्लियर आयोडिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब आयोडोनेशन करना होता है हमें, तो आयोडोनेशन करने के लिए जैसे हमें इससे आयोडोबेंजीन बनाना है, तो वैसे तो देखो जब हेलोबेंजीन बनानी है तो हम H2Fe डार्क लिखते हैं, लेकिन अगर आयोडिनेशन का बेस्ट रिएजेंट पूछा जाए तो I+ बनाना होगा। देखो पहले और तीसरे में तो I+ किसी तरीके से बन नहीं सकता। I+ बनाने के लिए हमें आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा क्योंकि 0 स्टेट में है। तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके I+ बनाने की एबिलिटी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो पहले दूसरे तीसरे में तो Ki है। Ki ऑक्सीडाइज होगा अगर वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है, ना फर्स्ट के साथ ना थर्ड के साथ। सेकेंड और फोर्थ में I2 से I+ बनाना है, क्योंकि देखो Ki से I2 बनेगी, I2 से I+। तो I2 से I+ बनाने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही दिया है HNO3+, जो I+ बना सकता है ऑक्सीडेशन करके। तो जिसकी वजह से इसका आंसर है फोर्थ। और वैसे अगर दिया होता और कोई मेथड बनाना होता तो हम ICl मिला सकते थे LCl3 में, तब भी आयोडोबेंजीन बन जाती। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जब भी हेलोजनेशन करना हो हेलोजन से, तो या तो लीविस एसिड लिखे हो और या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जो हेलोजन को ऑक्सीडाइज करके हेलोनियम कैटायन बना सकता हो, इसलिए फोर्थ आंसर है। 176 में ग्रिगनार्ड सॉल्ट दिया है और एक कंपाउंड दे रखा है हमें, तो इसको देखा जाए। वन 176 में ये जो दिया है, जब ग्रिगनार्ड सॉल्ट आया, क्योंकि ग्रिगनार्ड एक ही लिखा है देखो साथ में, अब जब ग्रिगनार्ड सॉल्ट एक ही लिखा है तो ग्रिगनार्ड सॉल्ट के हिसाब से एक बस एस्टर जो ओ ईथर ग्रुप है उसको हम हटा दें, तो ये बन जाएगा RCH OC2H5 OC2H5। ये क्या है? एसीटल। एसीटल की हमने हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस के बाद ये OH हो जाएंगे, 2 इथाइल अल्कोहल बाहर, और फिर इसका डाइल्यूशन वाटर जो निकलेगा वो एल्डिहाइड बना देगा। तो मतलब ग्रिगनार्ड सॉल्ट क्योंकि एक लिखा है, अब एक ग्रिगनार्ड लिखा है तो एक ही तो OC2H5 रिप्लेस होगा, बाकी 2 एज इट इज रहेंगे। एसीटल बना, एसीटल की हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बनता है, तो यानी फर्स्ट आंसर हो गया इसका। और बीच वाला प्रोडक्ट पूछे तो फोर्थ आंसर होता। वन 177 कॉन्जुगेटेड डाइन है और लिखा है 1 इक्विवेलेंट HBr। तो आपको याद होगा कि जब भी कॉन्जुगेटेड डाइन होती है और उसमें 1 इक्विवेलेंट HBr लिखा होता है तो ये 1,4 एडिशन का क्वेश्चन है। अब जो 1,4 एडिशन का क्वेश्चन है, 1,4 एडिशन के हिसाब से ये डोनर है तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ग्रुप बीच में लगा हो तो सारे बच्चे पहले जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड पर लगा है उसको शिफ्ट करो, और फिर उसी डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करो, तो माइनस इधर, डबल इधर, प्लस इधर आ जाएगा। माइनस इधर जोड़ दो और प्लस को इधर जोड़ दो,
तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब फिर सेकेंड आंसर सही है, क्योंकि ये 1,4 एडिशन है, थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कंट्रोल। 178 में लिखा है कि NH3 हमने मिलाया तो क्या होगा। देखो, अगर NH3 हीट लिखा होता है तो नॉर्मल हेलो बेंजीन NH3 हीट या NH3ZnCl2, तब तो हमने सुना है कि ये हैलोजन भी हट जाता, बचरर अमोनोलिसिस कहते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एक बिना रेजोनेंस का हैलोजन दिया हो, एक रेजोनेंस का हैलोजन दिया हो, तो आप बिना रेजोनेंस के हैलोजन को हटाओगे और दूसरे को एज इट इज छोड़ देना, क्योंकि उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉर्मल हेलोबेंजीन अमोनिया हीट या अमोनिया ZnCl2 से रिएक्शन करती है, लेकिन ये जो अमोनिया है ये इथाइल अल्कोहल में दी है, मतलब सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हेलोबेंजीन बिना मेजन हैमर कॉम्प्लेक्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती। ये अलग रिएक्शन है, ये अलग है। ये पोलर प्रोटिक में अमोनिया का न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से अटैक है, तो हेलोजन रेजोनेंस वाला निकलेगा नहीं। और ये जो लिखा है इसमें आप हेलोजन को हटा सकते हो, अमोनिया हीट या अमोनिया कैटलिस्ट लिखा हो। तो इसलिए आपको इसका थर्ड आंसर टिक करना है, क्योंकि बिना NO2 लगाए मेजन हैमर कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। 179 में कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है। तो आपने जो ये ऑप्शन पढ़े हैं बायो में भी आपने सुना है कि इनमें सेकेंड जो लिखा है एलिटैम इज यूज्ड एज कॉमन फूड स्वीटनर, तो ये गलत स्टेटमेंट है, यही आंसर है। 180 में लिखा है कि टॉलविन को अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड से CH2 में ट्रीट करें तो ये तो इटार्ड रिएक्शन है। अगर हमें टॉलविन दी है तो CrO2Cl2 जो लिखा है ये बेंजल्डिहाइड बना देगा, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। और अगर इथाइल बेंजीन दी है तो आप टर्मिनल वाले CH3 को CHO कर दो, एसिटोफिनॉन ना बना देना बिल्कुल। तो इसलिए इस पेपर में आपको स्पेशली जो 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो याद रखने हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एक तो 168 और एक 174 जो कि एक नया क्वेश्चन है, कार्बीन बनाने का एक और मेथड उसने पूछ रखा है। तो इस तरीके से आपको ये 2 क्वेश्चन स्पेशली आपको याद रखने हैं कि इनमें किस तरीके से हमने इंटरमीडिएट बनाए हैं, क्योंकि उसमें भी कैटाइन एनाइन ये सब हमने कंपेयर किया, और यहाँ पे भी जो है वो कार्बीन है, कार्बीन बनाने का मेथड। और वैसे भी मैं आपको याद दिलाऊं कि जैसे एक कंपाउंड होता है CCl3CHO क्लोरल, तो जब हम कैनिजारो रिएक्शन इसमें करवाते हैं तो वैसे होना क्या चाहिए कि कैनिजारो के हिसाब से ये बनना चाहिए, ये भाई कैनिजारो रिएक्शन तो पढ़ी है ना सबने कि जब अल्फा H नहीं होते हैं तब होती है, लेकिन एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है ये माइनर होते हैं। और इसमें जो कंसंट्रेटेड NaOH है वो बनाता है क्लोरोफॉर्म और HCOONA। हाँ, क्लोरोफॉर्म में फर्दर NaOH मिला दे तो वो डाई क्लोरोकार्बीन बन जाता है। तो उसी तरीके का 174 क्वेश्चन भी था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको स्पेशली याद रखने हैं।